आर्थिक मंदी के पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं। उन्हें आप हमारे सहयोगी चैनल जी बिजनेस पर काफी देखते होंगे, हर रोज ही देखते होंगे। इस समय हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, जो कि आपको हर रोज स्टॉक मार्केट के बारे में बताते हैं कि कहां पैसा लगाएं, कहां पैसा ना लगाएं। अनिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीएनए में। अनिल, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं। बिल्कुल। जी बताइए। जी बिल्कुल। मैं आज आपकी कमेंट्री पूरी तरह से सुन रहा था और डीएनए में जिस तरह से आपने भूमिका बनाई है पूरी दुनिया भर के बाजारों में और दुनिया भर की इकोनॉमी में जो समस्या इस वक्त हो रही है वो वाकई में बड़ी चिंताजनक है। अब पूछिए आप, मैं क्या बता सकता हूं। जी, हम सबसे पहले अपने दर्शकों के लिए अनिल, हम आपको आज हमने खास तौर पर आमंत्रित किया है ताकि आप हमारे जो दर्शक हैं उन्हें ये बता सकें कि आपको क्या लगता है कि आर्थिक मंदी कितनी तेजी से लोगों की तरफ बढ़ रही है और यह आर्थिक मंदी क्यों आ रही है। खास तौर पर हमारे जो दर्शक हैं उन्हें कैसे सावधान रहना चाहिए। जी, आर्थिक मंदी आना तय है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस तरह से अमेरिका में और पूरी दुनिया भर में महंगाई जबरदस्त बढ़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि महंगाई को काबू में लाने के लिए दो ही तरह के उपाय होते हैं। या तो आप जिन चीजों की वजह से महंगाई बढ़ रही है उनकी सप्लाई बढ़ा दें, या फिर जो लोग खरीदारी करके उन चीजों के दाम बढ़ा रहे हैं उन्हें कम खरीदने पर आप मजबूर करें। यानी कि एक तो परचेजिंग पावर कम कर दें और दूसरा सप्लाई बढ़ा दें। तो इस वक्त दोनों ही समस्याएं सबसे बड़ी है। एक और जहां कच्चा तेल, बाकी जो कमोडिटीज है उनकी सप्लाई के इशू बहुत ज्यादा है रशिया यूक्रेन की युद्ध की वजह से, तो सप्लाई बढ़ नहीं पा रही है, जो है वैसी की वैसी है, उल्टा कम होने के खतरे हैं। मांग बढ़ने की और चांसेस हैं, तो सप्लाई वाला इशू खत्म हो गया, अब वो आपके कंट्रोल में नहीं रहा। दूसरी तरफ अब कंजम्पशन, जो कुछ लोग खरीदारी कर रहे हैं, लोगों के हाथों में बड़ा पैसा है और कोविड के वक्त कई सारे सेंट्रल बैंक्स और खासतौर से अमेरिका ने भर भर के डॉलर छापे, लोगों में बांटे और उसकी वजह से जो पैसा आया है सिस्टम में बहुत सारी लिक्विडिटी हुई है, उसे कम करने की कोशिश हो रही है। तो दूसरा इलाज सेंट्रल बैंक के पास है, अमेरिका के फेड के पास है, वो फेड कर रहा है। तो अब फेड जैसे जैसे अब पैसा वापस ले रहा है और साथ में ब्याज दरें बढ़ा रहा है, उससे लोगों का परचेजिंग पावर होगा कम, खरीदने की क्षमता कम होगी और जैसे ही खरीदने की क्षमता कम होगी प्रोडक्ट्स की डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो जाहिर सी बात है उनके दाम गिरेंगे तो महंगाई काबू में आएगी। तो ये एक तरीका है और इस तरीके को आमतौर पर सारे सेंट्रल बैंक धीमे धीमे लागू करते हैं। यानी कि वो दवा का डोज है ना, थोड़ा थोड़ा दीजिए। लेकिन इस वक्त मामला ऐसा कि पेशेंट बिल्कुल वेंटिलेटर पे है और उसे आपको हाई डोज देना है, एक बार कैसे न कैसे बचाना है। और जब आप किसी भी दवा का हाई डोज देते हैं तो फिर उसके बड़े साइड इफेक्ट्स होते हैं। और इकोनॉमी के साथ भी यही है, आप कोई भी एक्शन लेंगे हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होगा। तो जब आपको महंगाई घटानी है उसके लिए आपको सिस्टम में से पैसा निकालना है और ब्याज दरें बढ़ानी है, तो एक बार महंगाई तो काबू में आ जाएगी लेकिन उसका जो असर ग्रोथ पर पड़ेगा वो काफी जबरदस्त होगा। बहुत तेजी से अमेरिका ब्याज दरें बढ़ा रहा है। आज रात को 75 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.5% ब्याज दरें बढ़ेगी और 0.5%, सुशील जी, 28 साल बाद पहली बार ऐसा होगा फेड एक ही बार में 0.5% ब्याज दरें बढ़ा रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि फेड कितना पैनिक में है और जब पैनिक में आप कोई एक्शन लेते हैं तो इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं और उस साइड इफेक्ट के तौर पर आर्थिक मंदी आने के बड़े खतरे हैं। न सिर्फ अभी बल्कि अगली पॉलिसी में और सितंबर की पॉलिसी में भी लोग मानकर चल रहे हैं आधा % और 0.5% तक की ब्याज दरें अमेरिका में बढ़ सकती है। तो एक तरह से कहते हैं कि इकोनॉमी की क्रैश लैंडिंग, जोर से इकोनॉमी नीचे की तरफ आएगी। आप इन्फ्लेशन के भूत को तो काबू में कर लेंगे लेकिन वो अपने गहरे निशान छोड़कर जाएगा आर्थिक मंदी के तौर पर और ये साफ नजर आ रहा है। तो अमेरिका की इकोनॉमी और कुछ और देश जहां पर ब्याज दरें बहुत ऊंची है, जहां पर महंगाई बहुत ज्यादा है, ब्याज दरें नीचे है, तो उस महंगाई को काबू में करने के लिए अमेरिकी फेड ब्याज दरें बढ़ा रहा है। अब जहां तक हमारे ऊपर असर का सवाल है, असर तो डेफिनेटली होगा। हम भी दुनिया की पूरी इकोनॉमी के एक हिस्सा है, दुनिया भर में जो कुछ होता है उसका असर हम पर भी पड़ता है। बस फर्क इतना है कि हमारे ऊपर असर बहुत लिमिटेड और बहुत कम होगा। उसकी दो बड़ी वजह है, हमारी इकोनॉमी दुनिया भर की बाकी इकोनॉमी के मुकाबले में कहीं ज्यादा मजबूत है। आज भी हम दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली इकोनॉमी में है और इस साल के लिए ग्रोथ का अनुमान 7% के ऊपर है। आज भी ब्याज दरों में हमारा जो नियंत्रण है, आरबीआई का जो नियंत्रण है, वो सबसे ज्यादा है। हमारे यहाँ इन्फ्लेशन 7% है और इंटरेस्ट रेट 4.9%, यानी कि मुश्किल से 2% का फर्क है, 2.25% का नेगेटिव इंटरेस्ट रेट का।
अमेरिका में देखिए 7% नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है। तो ऐसे में हमारी सिचुएशन काफी बेहतर है। असर पड़ेगा, लेकिन पूरा भरोसा है कि इंडियन इकोनॉमी इस असर को, इस झटके को, इस शॉक को झेल पाएगी और झेल जाएगी। हाँ, लेकिन कुछ समय के लिए हमें भी तकलीफ होनी है। ग्लोबल मार्केट के साथ साथ हमारे ऊपर भी इसका असर जरूर आएगा। जी अनिल, अब जैसे भारत में इस समय होलसेल प्राइस इंडेक्स 30 सालों में सबसे ज्यादा है, और आप जानते हैं कि जो हमारा मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उस पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है। तो आप हमारे जो मिडिल क्लास दर्शक हैं उन्हें यह बताइए कि वो इस समय अगर उन्हें अपना पैसा निवेश करना हो तो उन्हें क्या करना चाहिए, या अपने पैसे को बचाकर रखना है, सेविंग करनी है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। यानी इस पूरी स्थिति का, इस आर्थिक मंदी का सामना कैसे करना है, उसके जो अस्त्र शस्त्र हैं वो पहले से ही हमें निकाल कर रख लेने चाहिए। तो वो शस्त्र कौन से होंगे? जी सुधीर जी, आमतौर पर यह होता है कि आप जब भी माहौल खराब लगे, आपको लगता है कि फिक्स इनकम में आप या एफडीज में बैंक में डिपॉजिट्स रख लें, या फिर आप सोना खरीदना पसंद करते हैं कि चलो ये तो सेफ है। आर्थिक मंदी में सबसे बड़ी समस्या ये कि जब मंदी आती है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इक्विटी मार्केट क्रैश करते हैं, लगभग सारी एसेट क्लास, चाहे वो इक्विटी हो चाहे फिक्स इनकम हो, वहां पर नुकसान होता है। सोने चांदी के दाम आमतौर पर ये मानकर चलते हैं कि बढ़ते हैं, लेकिन सोने के दाम और सोने में जो रिटर्न आता है वो हमेशा इन्फ्लेशन, महंगाई से जुड़ा होता है। जितनी महंगाई बढ़ेगी उतने सोने के दाम बढ़ते हैं लॉन्ग टर्म में। अब जब महंगाई को काबू में लाने के लिए ही सारा कुछ किया जा रहा है तो फिर सोने में भी बड़ी तेजी बनकर रिटर्न बनेगा, इसकी संभावना कम हो जाती है। दूसरी तरफ महंगाई को काबू में लाने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं उससे दूसरी कमोडिटीज के दाम कम होंगे, तो जो कमोडिटी पैदा करने वाले जो सारे बिजनेसेस है उनके लिए खराब बात है। करेंसीज नीचे गिरती है तो कहीं भी कोई भी जगह सेफ नहीं है। ऐसे में जो एक आम मिडिल क्लास आदमी है उसके लिए सिर्फ एक रास्ता है। पहली चीज, अपने खर्चों को कम करें, क्योंकि होता क्या है इस वक्त ना, ये सारा काम तब किया जाता है जब इकोनॉमी बड़ी मजबूत हो, सब माहौल अच्छा हो, नौकरियां बहुत सारी हो, इंक्रीमेंट्स भर भर के मिल रहे हो और सबको लगता है कि ये बहुत परफेक्ट समय है। और उसी वक्त बाजार टॉप करने की कोशिश करते हैं, महंगाई टॉप पर आती है और वहां से सेंट्रल बैंक उसे नीचे लाने की कोशिश करते हैं। तो उस समय वैसे देखा जाए तो आज इतनी महंगाई होने के बावजूद हाहाकार कम है, क्योंकि लोगों की कमाइयां हैं, लोगों के पास पैसे हैं। तो जैसे जैसे ये पैसे कम होते जाएंगे वैसे वैसे दिक्कतें बढ़ेगी। तो आने वाले समय के लिए पहली चीज, अपने खर्चे अभी से कम कर लीजिए। दूसरी चीज, कोई भी एसेट क्लास आपकी खतरे से खाली नहीं है, इसलिए बेहतर है आप पैसा शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में लगाएं, जो छोटे समय के लिए आपके लिए एफडीज हो सकती है। इस समय 5 साल, 10 साल, 8 साल की एफडी में पैसा लगाने का वक्त नहीं है। इस समय सिर्फ 3 महीने, 6 महीने की एफडी में लगाएं पैसा, क्योंकि जैसे जैसे ब्याज दरें बढ़ेंगी आपके कर्ज की ईएमआई तो बढ़ जाएगी, साथ में डिपॉजिट की दरें भी बढ़ेंगी। तो अगर आपने अभी से 5 साल के लिए लॉक कर दिया, एफडी कर दी, तो बढ़ी हुई ब्याज दरों का फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए अभी पैसा लगाएं और जैसे जैसे ब्याज दरें ऊपर आती रहें वैसे वैसे आप एफडी में पैसा कन्वर्ट करें। तो इस वक्त सबसे बड़ा काम जो आमतौर पर एक मिडिल क्लास आदमी को करना है, पहली चीज ये सोचकर कि मुझे भविष्य के खतरे को देखते हुए पैसा बचाना है, अपने खर्चे कम कर लेने हैं, आज की अच्छी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए कल आने वाली तकलीफ की तैयारी करनी है और शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाइए। हाँ, जब मंदी आ जाए, माहौल बहुत खराब हो, तब आपको इक्विटी, गोल्ड जैसी अच्छी एसेट क्लास में उस वक्त पैसा लगाना है जब ये सारा कुछ हो जाए। अभी शुरुआत हुई है, अभी एक्शन की शुरुआत हुई है, हो सकता है यहां से आगे आने वाला समय थोड़ा मुश्किल भरा रहेगा। तो उसके लिए आपके पास एक ही तरीका है, कैश रखें अपने पास, बैंक बैलेंस बनाए रखें, शॉर्ट टर्म फिक्स इनकम में पैसा लगाएं और जब मौका मिले, माहौल बहुत खराब हो, उस समय आप इक्विटी जैसी रिस्की एसेट क्लास में, गोल्ड जैसे इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे तो वहां से जो रिटर्न मिलेंगे वो बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत फायदेमंद होंगे। एक और चीज सुधीर जी जो बताना चाहता हूं वो ये कि मंदी से डर सबको लगता है, लगना भी चाहिए। अब तक दुनिया में, स्पेशली अमेरिका में 14 ऐसे मौके आए जहां रिसेशन हुए हैं, 14 मौके आए, लेकिन हर रिसेशन के बाद बाजारों में, हर तरह के बाजारों में तेजी होती है। और आप देखिए ना, हमने 100 से सेंसेक्स शुरू किया था और 42 साल 43 साल में 100 वाला सेंसेक्स आज भी 55,000 है। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 40-45 साल में 550 गुना रिटर्न अगर सेंसेक्स में आता है तो हर मंदी के बाद बड़ी तेजी बनती है, पिछले वाले जो लेवल्स होते हैं उससे ऊपर बाजार जाते हैं। बस तैयारी हमारी ये रखनी है कि उस मंदी के वक्त हम मौके को ले पाएं और उसके लिए तैयार रहें। तो थोड़ी सावधानी अभी रखेंगे तो आपके लिए आगे बहुत बेहतरीन मौके बनेंगे। जी
जी अनिल, पूरी दुनिया के शेयर मार्केट क्रैश कर रहे हैं, पूरी दुनिया की जो हर देश की करेंसी टूट रही है, इस समय पूरी दुनिया में महंगाई है, चाहे गोल्ड ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, सब कुछ टूट रहा है। ये सब सुन के कई बार ऐसा लगता है कि डिप्रेशन सा होने लगता है। और आपकी बातें भी जो हम सुन रहे हैं अभी, आप तैयारी तो हमारी पूरी करवा रहे हैं हमारे दर्शकों की, लेकिन वो भी ऐसा है कि जैसे कहते हैं ना कि मृत्यु के बाद आपको स्वर्ग मिलेगा, मृत्यु के बाद सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जब बचेंगे तो ये सब कुछ होगा। तो हमारे बहुत सारे दर्शक, क्या ये मंदी इतनी तेजी से आ रही है कि डिप्रेस्ड होने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं, ये पहली और आखिरी मंदी नहीं है, और ये पहली और आखिरी बार ऐसा नहीं होने जा रहा है कि बाजार बंद हो जाएंगे। लोगों को ये लगता है कि बस अब तो ताला ही लग जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, दुनिया ही खत्म होने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है, ये साइकिल्स हैं। तेजी भी इतनी तेजी से आई। और एक और चीज सुधीर जी मैं बताना चाहता हूं, हाल ही में जो बड़ा बदलाव हुआ है दुनिया भर के मार्केट्स में, वो ये, पहले एक जमाना था 8-8 साल का साइकिल होता था, कमोडिटीज की तेजी और मंदी 8 साल में होती थी, इक्विटी मार्केट्स की तेजी 8 साल में होती थी। आप देखिए मार्च 2020 में क्या हुआ है, मुश्किल से 60 दिन की मंदी रही कोविड के वक्त, और बाजार जल्दी से वापस ऊपर आ गए। अब मुश्किल से 2 साल हमने तेजी एंजॉय की और वापस से बाजार मंदी में जाने को तैयार है। तो ये तेजी और मंदी के साइकिल बहुत फास्ट हो रहे हैं। तो जिन लोगों को ये लगता है कि अब वापस अच्छी तेजी देखने के लिए हमको 8-10 साल का इंतजार करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, आमतौर पर मंदी वाले मार्केट्स जो रहते हैं उनकी एवरेज जितना गिरते हैं बाजार अपने टॉप से, वो गिरते हैं 38%, 35 से 40% मान लीजिए। नेस्डेक तो ऑलरेडी 33% गिर चुका है, डाउ लगभग 17-18% नीचे है। तो ऐसे में गिर भी जाएंगे तब भी आपके लिए अब बहुत ज्यादा गुंजाइश जगह बची नहीं है। हमारे मार्केट सबसे बढ़िया है, सिर्फ 9-9.5% गिरे हैं। हो सकता है हम 5 से 10% और गिर जाए, टॉप से 20% नीचे आ जाए। लेकिन ये भी तो सोचिए, 7,500 का लो था निफ्टी का जब मार्च 2020 में हमने कोरोना के वक्त लो बनाए, वहां से दुगुनी से ज्यादा बढ़े हैं। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है, सामना करना है। एक ही तरीका है जो मैं दर्शकों को हमेशा कहता हूं कि 6 महीने 12 महीने अपने पोर्टफोलियो को मत देखिए, एक बार खाली क्वालिटी चेक कर लीजिए। आपके पास अच्छे शेयर हैं, आपके पास अच्छे म्यूचुअल फंड है, 6 महीने साल भर शांति से रख दीजिए साइड में। अगर पैसा है तो तैयार रहिए, जब भी बाजार मौका देगा और पैसा लगाना है, नहीं है तो भूल जाइए। अच्छे शेयरों में पैसा हमेशा बनेगा। इस मंदी के बाद भी जो तेजी आएगी वो 18,600 का निफ्टी का जो लाइफ टाइम हाई है उससे भी ऊपर बाजार निकलेंगे। तो हर एक मंदी के बाद तेजी बनती ही बनती है और पहले से ज्यादा बनती है। इसलिए आपका विजन लॉन्ग टर्म होना चाहिए, पैनिक नहीं करें, पैसा उतना ही लगा कर रखें जो आपको अगले 5 साल के लिए जरूरत नहीं है, 7 साल के लिए जरूरत नहीं है। अगर इतना सा काम कर दिया तो 100%, चाहे वो इक्विटी हो या कोई और एसेट क्लास हो, आपका पैसा पूरी तरह से बनेगा। कितनी बड़ी बात है जो हम कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो है आर्थिक मंदी की बातें चल रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो आईपीएल के ब्रॉडकास्ट राइट्स हैं वो 44,000 करोड़ के बिक रहे हैं। एक आईपीएल के मैच की जो कीमत लगाई जा रही है वो 107 करोड़ लगाई जा रही है। तो ये भी देखिए ये कितना बड़ा विरोधाभास है। बिल्कुल, अनडाउटेडली। और इसीलिए आप, हम और हिंदुस्तान के लोग न तो बढ़ती हुई महंगाई को फील कर रहे हैं, न ही इस मंदी को फील कर रहे हैं। अगर आप दुनिया भर के बाजार या हिंदुस्तान के बाहर की खबरें देखना कम कर दें, हमारी प्रॉब्लम तो सिर्फ एक ही है सुधीर जी, कच्चा तेल $120 के ऊपर है। अगर ये कच्चा तेल $70-80 आ जाए तो हमें तो दुनिया भर की महंगाई से भी कुछ भी लेना देना नहीं है, हम तो पूरी तरह से निपट लेंगे। सिर्फ हमारे लिए एक ही मुश्किल है, बढ़े हुए कच्चे तेल के दाम। और जैसे ही कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने ही बढ़ने हैं और बढ़ भी रहे हैं, और उसका असर सब महंगाई पर पड़ता है। अदरवाइज 130 करोड़ 140 करोड़ हिंदुस्तानी है, इतने कंज्यूमर्स एक साथ आपको किस देश में मिल सकते हैं? इतना बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है, आप हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक क्या नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं? सब कुछ कर सकते हैं। हिंदुस्तान की इकोनॉमी इसीलिए बेहद मजबूत है और इस वक्त मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट पीरियड में चल रही है। फर्क सिर्फ इतना है, हम ग्लोबल मार्केट से जुड़े हैं। वो कहते हैं कि अगर हमारे पड़ोसी के घर में कोई ऐसा खराब माहौल हो गया हो, कोई बुरी खबर आ गई हो, तो हम तो उत्सव नहीं मना सकते, हमें भी साथ देना होगा। तो बस वैसा ही माहौल है। दुनिया भर के बाकी इकोनॉमी में समस्याएं बहुत ज्यादा है, हमारी छोटी है। हमारी समस्या सिर्फ कच्चा तेल है। एक बार क्रूड कंट्रोल में आ गया तो हमारी इकोनॉमी बहुत बेहतर है। एक और चीज जो कहना चाहता हूं, अगला बड़ा ट्रिगर जो दुनिया भर की इकोनॉमी के लिए और हमारे बाजारों के लिए हो सकता है वो है कि अगर रशिया और यूक्रेन के बीच में ये जो युद्ध चल रहा है, अगर इसका शांतिपूर्वक समझौता होकर ये खत्म हो जाए तो कच्चे तेल के दाम भी आसानी से $20-30 नीचे आ सकते हैं। और जैसे ही ये हुआ,
हमारे वातावरण की समस्या तो खत्म है, काफी हद तक हम निपट लेंगे। तो सिर्फ एक ही बड़ा ट्रिगर है हमारे लिए, जोकर इन द पैक, कच्चा तेल, क्रूड। जी अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही Thank you, sir. दिलचस्प भाषा में हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी तरीके से बता दिया, और ये भी बता दिया कि अभी डिप्रेशन में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई परेशानी की ऐसी बात नहीं है। आप स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के साथ, स्मार्ट प्लानिंग के साथ इस आर्थिक मंदी का सामना कर सकते हैं। अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की आहट से परेशान है, तब भी भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, जैसा कि अनिल बता रहे थे। और अनुमान है कि इस वित्त वर्ष में भी भारत की अर्थव्यवस्था 7 से 8% की ग्रोथ रेट से बढ़ेगी, और यह ऐतिहासिक होगा। और भारत इसके लिए बहुत कोशिश भी कर रहा है। पिछले कुछ समय में हमने रशिया से कच्चे तेल का आयात अपना बढ़ा दिया है, और यह कच्चा तेल हमें बहुत भारी डिस्काउंट पर मिल रहा है। दुनिया में अभी प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमतें $120 के आसपास हैं, जबकि रशिया भारत को $90 प्रति बैरल कच्चा तेल दे रहा है। यानी प्रति बैरल हमें $30 यानी लगभग $2,500 का फायदा इस समय भी हो रहा है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.